सभी प्रतियोगियों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण के इस छठे अभ्यास प्रश्न पत्र में भी सभी व्याकरणिक बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे पहले के 5 अभ्यास प्रश्न पत्र अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर अवश्य अवलोकन करें। इस प्रश्न पत्र में भी सभी प्रकार के प्रश्नों जैसे प्रश्नों के स्तर को मुश्किल और आसान दोनों प्रकार के टाइप को शामिल किया गया है और प्रश्नों के एकदम शुद्ध व सटीक उत्तर मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो पहले प्रश्न में दिया है कि आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। कृपणता, सदाचार, अस्थेय, अपरिग्रह। तो आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करने के लिए जो एक शब्द है वो है अपरिग्रह, जबकि अस्थेय शब्द है वो चोरी न करना के लिए प्रयुक्त होता है और सदाचार है वो जो ऐसे आचरण जो सत्य के मार्ग पर चलते हों तो उनको सदाचार कहते हैं और कृपणता है वो कंजूसी से संबंधित है। तो 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे नंबर के सवाल में मस्ट रोल का अर्थ है कर्मचारी पत्रक, उपस्थिति पंजिका, कर्मचारी उपस्थिति, नरेगा पंजिका। तो जो मस्टर रोल है उसका अर्थ होता है उपस्थिति पंजिका। 2 नंबर जो विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। तीसरे नंबर के सवाल में शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। नदी के तट में भीड़ है, नदी के तट पर भीड़ है, नदी में तट पर भीड़ है, नदी से तट पर भीड़ है। तो शुद्ध वाक्य है वो 2 नंबर वाला विकल्प वाला होगा, नदी के तट पर भीड़ है। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथे नंबर के सवाल में किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है। जिसका नाम कोई नहीं जाने विख्यात, जो पैरों पर खड़ा न हो सके पंगु, जो ईश्वर में आस्था न रखे आस्तिक, दोपहर के पहले का समय अपराह्न। तो इसमें सही शब्द का प्रयोग है वो 2 नंबर विकल्प में हुआ है, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सके उसको पंगु कहते हैं। तो ये तो हो गया सही। और बाकी के जैसे 3 अन्य हैं, जिसका नाम कोई नहीं जाने तो वो गुमनाम हो जाएगा। विख्यात है जिसकी प्रसिद्धि और कीर्ति हर तरफ फैली हो वो विख्यात है ही। और आस्तिक होता है जो ईश्वर में आस्था रखने वाला, और जो ईश्वर में आस्था न रखे उसको नास्तिक कहते हैं। और दोपहर के पहले का समय है वो पूर्वाह्न और दोपहर के बाद का समय है वो अपराह्न हो जाएगा। तो उसके बाद में 5 नंबर के सवाल में आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया वाक्य का कर्तवाक्य में परिवर्तित रूप है कि आज प्राचार्य के द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य को कृतवाक्य में परिवर्तित करना है। प्राचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर था, आज प्राचार्य गीत को गाएंगे, आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। तो इसमें 4 नंबर जो विकल्प है आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, ये इसका कृतवाक्य के रूप में परिवर्तित रूप हो जाएगा। 6 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। माधव सोता है, चंदन ने सब्जी खरीदी, रामू सदा रोता रहता है, हरीश छत पर है। तो इसमें माधव सोता है इसमें अकर्मक है, रामू सदा रोता रहता है ये भी अकर्मक हुआ है, और हरीश छत पर है ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जबकि 2 नंबर जो विकल्प है वो सकर्मक क्रिया का है कि चंदन ने सब्जी खरीदी है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प। फिर 7 नंबर के सवाल में सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्धतम रूप है। ये जो महात्म्य शब्द है, जो महात्म्य शब्द दिया है इसका शुद्ध रूप हमारे को बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो शुद्ध रूप है वो 1 नंबर जो विकल्प है वो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। फिर 8 में है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययभाव, कर्मधारय। तो यथाशक्ति जो शब्द है उसमें जो समास है शक्ति के अनुसार, इसका सामासिक विग्रह हो जाएगा और इसमें समास है वो अव्ययभाव समास है वो प्रयुक्त हुआ है। 9 नंबर के सवाल में इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। कविंद्र, कवि प्लस इंद्र कविंद्र बन गया है, राम प्लस ईश रमेश, उत प्लस वसित उच्छ्वसित, और दिक प्लस नाग दिग्नाग। तो इसमें जो सही संधि बना है वो 4 नंबर विकल्प में है, दिक प्लस नाग दिग्नाग बन गया है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। बाकी जैसे कवि प्लस इंद्र है उसमें कविंद्र है वो वी बड़ी आएगी, कवि में कविंद्र में वी बड़ी आ जाएगी, तब ये कविंद्र है ये सही हो जाएगा और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे
राम प्लस ईस है, इसमें रमा प्लस ईस होगा, राम नहीं होगा, यहाँ पर रमा होगा। रमा प्लस ईस में रमेश हो जाएगा, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। और जो उत्प्लस्वसित है उसमें जो आगे का जो शब्द है उसमें छ के नीचे हलंत का प्रयोग होगा, छ के नीचे एक छोटा हलंत लगेगा तो उच्छ्वसित होगा। तो और इसमें व्यंजन संधि है वो प्रयुक्त हुई है। 10 नंबर के सवाल में अनेकार्थक शब्द गुण का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में होता है, कि गुण है उसके अनेकार्थक शब्द कौन कौन से हैं, इनमें से बताना है। विकल्प एक में है कि प्राण माया सत्य विशेषता, रस्सी कौशल स्वभाव प्रत्यंचा विशेषता, कमल बादल माया स्वभाव, करोड़ शिखर वासुदेव शिव और विशेषता। तो इसमें गुण है उसके अनेकार्थक शब्द हैं वो 2 नंबर विकल्प में है कि रस्सी कौशल स्वभाव प्रत्यंचा और विशेषता के लिए गुण शब्द है उसका प्रयोग करते हैं, 2 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर। 11 नंबर के सवाल में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति का कुनबा जोड़ा, उक्त कहावत का अर्थ किसके संबंध में सही बैठता है, कि कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा और भानुमति का कुनबा जोड़ा। तो ये कहावत किसके संबंध में सही बैठती है, संग्रहालय, अनाथालय, विद्यालय, देवालय। तो पहले तो इस कहावत का अर्थ है वो जानते हैं कि इस कहावत का अर्थ है कि कहीं से कुछ इकट्ठा किया और कहीं से कुछ इकट्ठा करके किसी चीज़ का एक जगह पर संग्रहण करना। तो ये संग्रहालय के लिए ये बात कही जाती है और ये संग्रहालय के लिए सही प्रयुक्त रूप में बैठेगी। 12 नंबर के सवाल में तद्भव शब्द अगम का तत्सम रूप है, तो जो तद्भव शब्द है अगम उसका तत्सम रूप क्या होगा, आगम, अगम, अगर्म और अगम्य। तो अगम का जो तत्सम रूप होगा वो अगम्य होगा, 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर के सवाल में निम्न में से शुद्ध वाक्य है, उसे भारी प्यास लगी है, वे प्रातःकाल के समय आए, निश्चय रूप से कहा नहीं जा सकता, सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो 4 नंबर विकल्प में है कि सब लोग अपनी अपनी राय दें। बाकी जैसे विकल्प एक में गलती ये है कि उसे भारी प्यास लगी, भारी नहीं उसे बहुत प्यास लगी है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। 2 नंबर के विकल्प में जैसे वे प्रातःकाल के समय आए तो वह प्रातःकाल आए, ये हो जाएगा इसका शुद्ध रूप। तीसरे में निश्चय रूप से कहा नहीं जा सकता, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। फिर 14 में है कि बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे, बौद्धिक सांसारिक, बुद्धि संसार, बुद्धिक संसारिक और बौद्धिक सांसारिक। तो इसमें जो बुद्धि और संसार ये 2 शब्द हैं, इनमें से एक प्रत्यय लगाने पर जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे बौद्धिक और सांसारिक, कि बुद्धि प्लस एक से बौद्धिक बन जाएगा और संसार प्लस एक से सांसारिक बन जाएगा। तो 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। फिर आगे 15 में विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है, विरंची एक शब्द दे रखा है और वो है पूछा है कि पर्यायवाची किसका है, नारद, विष्णु, ब्रह्मा, शिव जी। तो विरंची है वो ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त करते हैं इस शब्द का प्रयोग, तो 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर। 16 में ज्योति का विलोमार्थी शब्द है, कि एक शब्द दे रखा है ज्योति और उसका विलोम शब्द हमारे को पूछा है कि वो कौन सा है, तम, कालिमा, अंधकार और अंधेरा। तो ज्योति है उसका उल्टा है वो तम हो जाएगा, अंधकार है जो तम है वो इसका उत्तर है वो हो जाएगा। फिर 17 नंबर के सवाल में अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है, विवेक भ्रष्ट होना, जहाँ धांधली का बोलबाला हो, आंखों से दिखाई न देना, आंख से काना। तो अंधा होना मुहावरे का प्रयोग है वो विवेक जब भ्रष्ट हो जाता है तब इस मुहावरे का प्रयोग है वो करते हैं, 1 नंबर विकल्प सही। फिर है 18 में इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, नीति निपुण, नीति में निपुण, लघुतर, लघु है जो उत्तर, और विवाह इतर, विवाह से इतर, कि कौन सा सामासिक विग्रह है वो इनमें से सही नहीं है, तो वो 1 नंबर में नहीं है, उत्तरोत्तर में है, उत्तर के बाद उत्तर। तो 1 नंबर विकल्प में ये विग्रह है ये सही नहीं है, बाकी नीचे के 2, 3 और 4 विकल्प हैं इनमें सही सामासिक विग्रह है वो दिखाया गया है, तो 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 19 में मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है, मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान। तो इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार पूछा है, तो उद्देश्य का जो विस्तार है तो इसमें उद्देश्य है वो तो मोहन हो जाएगा और उद्देश्य का जो विस्तार है वो मोहन के दोस्त हो जाएंगे 1 नंबर, और जो विधेय है वो परीक्षा हो जाएगी।
फिर आगे 20 में रिजु शब्द का पर्यायवाची है, तो रिजु है उस शब्द का पर्यायवाची होता है, वैसे ऑप्शन देखते हैं पहले, सीधा, भंगुर, वक्र, कठोर। तो रिजु शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा सीधा। और इसका जैसे जो रिजु है इसका विलोम शब्द है वो होता है वक्र। फिर 21 में इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कि सभी शब्दों में अनुपसर्ग का प्रयोग जिनमें नहीं हुआ है उसको बताना है कि कौन से विकल्प में नहीं हुआ है। अनुपयोगी, अनुदात, अनुमान, अन्वीक्षण, अनुभव और अन्वेषण, अनुभाव, अनुराग। तो इसमें जो 1 नंबर विकल्प है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। जो अनुपयोगी है उसमें अन प्लस उपयोगी होगा, ए न के नीचे हलंत और प्लस उपयोगी होगा। और इसी प्रकार से जैसे अनुदात है उसमें अन प्लस उदात होगा, ए के नीचे न लगेगा हलंत और फिर उदात होगा। तो इन दोनों ही शब्दों में अनुपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। बाकी के जितने भी जो नीचे जो ऑप्शनों में दिए गए हैं उनमें अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे अनु प्लस मान हो जाएगा, अन्वीक्षण में अनु प्लस ईक्षण, इसी प्रकार से अनुभव में अनु प्लस भव, और अन्वेषण में अनु प्लस ऐषण, और अनुभाव में अनु प्लस भाव है, और अनुराग में अनु प्लस राग जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 22 में दिया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं, शहर में भर में अफवाह तेजी से फैल गई, उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो हमारे को बताना है कि कौन से वाक्य में अशुद्ध है। तो इसमें जो 1 नंबर जो विकल्प है उसमें जो अशुद्धि है यहाँ पर क्या है कि नौजवान युवकों में, यहाँ पर एक ही आएगा, या तो नौजवानों को आगे आना चाहिए या युवकों को आगे आना चाहिए, तब ये वाक्य है ये शुद्ध है। बाकी के नीचे के जो तीनों विकल्प दे रखे हैं जैसे 2, 3 और 4 हैं ये शुद्ध हैं। तो 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे के 23 नंबर के सवाल में किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? अपना अपना कार्य करके ही घर जाना, यह काम तुम स्वयं कर लो, आप आगे आ जाएं, वह अपने आप चला जाएगा। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जिस वाक्य में नहीं हुआ है वो है 2 नंबर वाला विकल्प, यह काम तुम स्वयं कर लो। 2 नंबर जो विकल्प है, सॉरी ये 2 नंबर विकल्प नहीं, इसमें 3 नंबर जो विकल्प है ये इसका उत्तर होगा। 3 नंबर वाला विकल्प है आप आगे आ जाएं। बाकी सभी में 1, 2 और 4 में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, और 3 नंबर जो विकल्प है उसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 24 में तत्सम तद्भव से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्यालक, सियार, उपल, ओला, प्रस्तर, पत्थर, क्षेत्र, खेत। तो इसमें उपल का अर्थ ओला होता है ये सही है, प्रस्तर का अर्थ पत्थर हो जाएगा ये भी ठीक है, और क्षेत्र है उसका तद्भव रूप है वो खेत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो श्यालक सियार है तो सियार है उसका तत्सम रूप श्रृंगाल होगा, श्रृंगाल श्रृंगाल श्र के ऊपर अनुस्वार और इस प्रकार से होगा तब, यानी कि सिहार है वो इसका तद्भव रूप होगा। 25 में किस वाक्य में संकेतार्थक वर्ती का प्रयोग हुआ है? ईश्वर सबका भला करे, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, सदैव सच बोलो, उसने अपना कार्य कर लिया है। तो इसमें संकेतार्थक वर्ती कोई चीज के प्रति संकेत किया है तो उसके लिए इसमें 2 नंबर जो विकल्प है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो ये यहाँ पर संकेत किया गया है, तो इसमें 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 26 में निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, कुसंगति के कारण उसके तन पर कालिक पुत गई, तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया। इसमें 2 नंबर जो विकल्प है, कुसंगति के कारण उसके तन पर कालिक पुत गई, ये अशुद्ध है। इसमें तन पर नहीं मुख पर कालिक है वो पुत गई, अगर ऐसा होता तो ये वाक्य है ये शुद्ध हो जाता। बाकी जो इनमें सभी में जो मुहावरों के साथ में वाक्य का शुद्ध रूप दिया गया है वो सही है। 27 में निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, जगमोहिनी, जगमाता और जगन्नाथ और जगताधार। तो इसमें व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वो 4 नंबर विकल्प में नहीं है। जगत प्लस आधार, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये 4 नंबर जो विकल्प है ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो 1, 2 और 3 है विकल्प हैं इनमें व्यंजन संधि का प्रयोग है वो हुआ है। 28 में है कि किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है?
कि सभी वर्ण हैं वो स्पर्शी व्यंजन हैं वो नहीं है, ऐसे कौन से विकल्प में है। तो विकल्प इनमें से अलग अलग वर्ण दे रखे हैं और हमारे को ये देखना है कि किस विकल्प में स्पर्शी व्यंजन है वो नहीं है। थ च फ ख, दूसरे विकल्प में ध झ घ और प, तीसरे विकल्प में क ठ द भ और चौथे विकल्प में ग झ ये ब। तो इसमें जो सभी वर्ण स्पर्शी व्यंजन हैं वो नहीं है, वो 4 नंबर विकल्प में नहीं है। वो ऐसे हैं कि इसमें देखो ये जो ये विकल्प ये है वर्ण है, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत माना जाता है। और अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो कहीं पर भी पूर्ण रूप से मुख के अंदर जो भी उच्चारण स्थान है वहाँ पर स्पष्ट रूप से है, वो कोई भी चीज़ को स्पर्श है वो नहीं करते हैं। तो ये व्यंजन आ जाने के कारण यह है अंतस्थ व्यंजन है और इसकी वजह से यह है इस विकल्प में ग ज ब है, ये तो स्पर्शी व्यंजन है, लेकिन ये जो व्यंजन है ये स्पर्शी व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन है। इसीलिए 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। 29 में है कि निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होगा। निरस्त कर देना, इसका अर्थ जो अंग्रेजी अर्थ होगा वो होगा रिवोक, REVOKE। तो इसका अर्थ होता है निरस्त करना। तो 4 नंबर विकल्प है ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। 30 में विद्यालय शब्द का सही विग्रह है, विद्यालय है उसका जो सही विग्रह है वो क्या होगा। विद्या से आलय, विद्या को आलय और विद्या में आलय और विद्या के लिए आलय। तो इसमें विद्या के लिए आलय, इसमें संप्रदान कारक तत्पुरुष समास है वो प्रयुक्त हुआ है। तो ये है इसका सही सामासिक विग्रह है, ये भी हो जाएगा। 31 में निशाकर और निशाचर शब्द युगम का सही अर्थ है। 2 शब्द दे रखे हैं, एक निशाकर और एक निशाचर। तो इनका जो सही अर्थ है वो हमारे को बताना है, वो कौन सा युगम में है, वो कौन से विकल्प में है वो सही है। विचरण निशी, राक्षस चंद्रमा, चंद्रमा राक्षस और रात और दिन। तो जो निशाकर है वो तो चंद्रमा को कहते हैं और जो निशाचर है वो राक्षस को कहा जाता है। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 32 में तामसिक शब्द का सही विलोम होगा। एक शब्द है तामसिक, उसका सही विलोम पूछा है। कुपित, सात्विक, रासिक और सातत्य। जो तामसिक है उसका जो विलोम शब्द होगा वो सात्विक होगा। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 33 में निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। किस शंकर का पर्यायवाची है वो कौन सा इनमें से नहीं है। वामदेव, भूतेश, त्रिलोचन, शशधर। तो इसमें जो भगवान शंकर के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वो वामदेव को भी शब्द प्रयुक्त होता है, भूतेश भी और त्रिलोचन भी। लेकिन जो शशधर शब्द है वो चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगर यहाँ पर शशिधर होता, स के आगे छोटी मात्रा सी पर लगी हुई होती तो ये शंकर के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो बन गया होता, लेकिन ये शशधर है इसीलिए ये चंद्रमा है उसका पर्यायवाची शब्द है। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का उत्तर। 34 में वह दर से देख मेरी आंख में आंसू आ गया, वाक्य में अशुद्धि का कारण है। वह दर से देख मेरी आंख में आंसू आ गया, इसमें यह पूछा है कि वाक्य में किस टाइप की अशुद्धि है। सर्वनाम संबंधी, अनुपयुक्त कारण, शब्द के कारण, लिंग संबंधी, वचन संबंधी। तो इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि वह दर से देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ पर ऐसे अगर होता तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता, इसी के कारण इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है वो है। 4 नंबर विकल्प है वो उत्तर होगा। 35 में निम्नलिखित में से किस शब्द में ईय प्रत्यय है। ईय प्रत्यय है वो बताना है कि किस विकल्प में है। मानवीय, शौर्य, उत्तरदायी और लावणीय। तो इसमें जो मानवीय शब्द है इसमें ईय प्रत्यय है, मानव प्लस ईय से मानवीय शब्द बना है। इसी प्रकार से जैसे 2 नंबर शब्द है उसमें सूर प्लस ये से शौर्य बना है। उत्तरदायी में उत्तरदायी प्लस ई से उत्तरदायी बना है। और लावणीय है उसमें लवण प्लस ये से लावणीय बना है। तो 1 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। 36 में दिया है कि तर्क और तक्र का अर्थ होता है। 2 शब्द दे रखे हैं, एक तर्क दे रखा है और एक तक्र दे रखा है। इनका अर्थ पूछा है कि इनके क्या क्या अर्थ होते हैं। विवाद मिठाई, बहस मक्खन, बहस छाछ और बहस सोना। तो जो तर्क होता है उसका तो अर्थ होता है बहस और जो तक्र है उसका अर्थ होता है छाछ।
तो 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 37 में निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द वाग्मी में प्रयुक्त होता है कि एक शब्द दे रखा है वाग्मी, वो इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है? वाणी की देवी सरस्वती के लिए, भाषण में देने में चतुर, जिसकी वाणी बहुत मधुर हो और जिसका वचन अटल हो। तो वाग्मी है वो कहते हैं भाषण देने में जो चतुर हो, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग है वो करते हैं। 38 में है निम्न में से किस शब्द में अन प्रत्यय नहीं है? दुल्हन, दलहन, एठन, गुठन, फिसलन। तो अन प्रत्यय है वो नहीं है, वो इसमें बताना है। तो इसमें दलहन है उसमें अन प्रत्यय नहीं है। बाकी जैसे एठन है इसमें एट प्लस अन हो जाएगा, गुठन में घुटना प्लस अन भी हो जाएगा, और फिसलन में फिसल प्लस अन है, वो शब्द है वो जो प्रत्यय है वो प्रयुक्त हुआ है। तो 1 नंबर जो विकल्प है उसमें अन प्रत्यय का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। 39 में वादी का विलोम शब्द है, वादी है उसका विलोम शब्द क्या होगा? आरोपी, प्रतिवादी, अनुवादी और प्रवादी। तो वादी है उसका विलोम हो जाएगा प्रतिवादी, 2 नंबर विकल्प। 40 में धर्म विमुख का समास विग्रह होगा। धर्म विमुख एक शब्द दे रखा है और उसका समास विग्रह पूछा है। धर्म के द्वारा विमुख, धर्म से विमुख, धर्म के विरुद्ध और धर्म से विमुख। तो इसमें जो धर्म विमुख है वो उस शब्द का अर्थ होगा धर्म से विमुख, यानी कि धर्म से अलग हो जाना। इसमें अपादान कारक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। 4 नंबर विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। 41 में है कि सोदाहरण में उपसर्ग है से, सो और सह। तो इसमें सोदाहरण है उसमें जो उपसर्ग है वो 2 नंबर वाला विकल्प है कि स प्लस उदाहरण का प्रयोग है इसमें, इस शब्द में हुआ है। 42 में आंख का अंधा गांठ का पूरा कहावत का अर्थ है मूर्ख किंतु दरिद्र, मूर्ख किंतु संपन्न, बुद्धिमान किंतु दरिद्र, बुद्धिमान किंतु संपन्न। आंख का अंधा और गांठ का पूरा, तो ये कहावत, ये जो लोकोक्ति है ये 2 नंबर विकल्प में सही बैठती है कि मूर्ख किंतु संपन्न, 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 43 में आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है विश्वास खो देना, नफरत का भाव दिखाना, भाव रखना, असफल हो जाना, पतन की स्थिति में पहुंच जाना। तो आंखों से गिरना है वो मुहावरे का अर्थ होता है विश्वास खो देना। 1 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 44 में है कि सोमवार में समास है। सोमवार एक शब्द दिया और उसमें समास पूछा है, वो कौन सा है? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो सोमवार का अगर हम सामासिक विग्रह करेंगे तो वो होगा सोम का वार, और सोम का वार अगर सामासिक विग्रह बनता है तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास है उसका प्रयोग हुआ है। फिर 45 में किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस सब शब्द हैं वो शुद्ध होने चाहिए, ऐसे किस विकल्प में है? सन्मुख, तदुपरांत, संप्रति, संस्कृत, तदुपरांत, सम्मुख, माननीय और निरपराधी। तो ये कुछ शब्द दे रखे हैं, तो इसमें सभी शब्द शुद्ध हैं वो तो 3 नंबर विकल्प में है। तदु प्लस प्रांत, तदुपरांत है और सम्मुख है, ये तो शुद्ध शब्द हैं। इस प्रकार से जैसे सम्मुख है तो सम्मुख में तो गलती, ये जो 1 नंबर विकल्प में है वो 3 नंबर विकल्प में सही लिखा हुआ है, वो देखना आप। और तदुपरांत है वो भी आप 3 नंबर विकल्प में है, वो जैसे लिखा हुआ है वो शुद्ध लिखा हुआ है। संप्रति में जो ती है वो छोटी आएगी, मात्रा ती की मात्रा वो छोटी आ जाएगी। और संस्कृत है उसमें से और के ऊपर जो अनुस्वार है वो आएगा और ये आधा न हट जाएगा, और आधा से और उसके के नीचे रहे और तय तो लगा हुआ ही है। और माननीय में जो माननीय है इसमें माननीय इस तरह से ये पूरा लिखा जाएगा न, और ये भी न पूरा है, इसमें माननीय लिखा जाएगा। फिर थोड़ा सा इसमें जो साफ नहीं लिखा गया है साथियों, ये जैसे मैं एक बार फिर से इसमें लिखता हूँ, जो माननीय है वो माननीय ऐसे लिखा जाएगा। और जो निरपराधी है उसमें सिर्फ निरपराध ही आएगा, निरपराधी नहीं होगा, निरपराध
सिर्फ, तब ये शुद्ध होगा। तो इसमें कई शब्द हैं वो शुद्ध बने हैं, तो साथियों इनको देखना है आपको। फिर आगे के सवाल में 46 में है कि ऑटोनोमस के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। एक शब्द है ऑटोनोमस और उसका अर्थ हमारे को पूछा है स्वयंभू, स्वायत्त, स्वचालित, स्वयं संचालित, खुद का। तो ऑटोनोमस है वो स्वायत्त के लिए इस अंग्रेजी शब्द का प्रयोग है वो हम करते हैं। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 47 में है कि वागदान में कौन सी संधि है? वृद्धि, दीर्घ, व्यंजन और विसर्ग। तो वागदान है उसका अगर हम जो संधि विग्रह करेंगे तो वाक प्लस दान, तो इसमें व्यंजन संधि है उसका प्रयोग हुआ है। 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 48 में है कि किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? यह घी की दुकान, यह घी की शुद्ध दुकान है, एक किता में उन्नति होती है, यह आंखों से देखी घटना है, आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो तो 4 नंबर विकल्प में है, आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया, ये तो इसमें शुद्ध है। और 1 नंबर विकल्प में गलती ये है कि यह शुद्ध घी की दुकान है, ऐसे वाक्य है वो शुद्ध बनेगा। और ऐक्यता से उन्नति होती है, ऐक्यता नहीं एकता से उन्नति होती है, ये इसमें ऐसे शुद्ध बनेगा। और यह आंखों से देखी घटना है, ये आंखों से नहीं, ये आंखों देखी घटना है, से नहीं आएगा, से है वो इसमें से बीच में से ये हट जाएगा। 49 में श्यामा, कलापी, पाली, बसंत दूत आदि किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? कि 4 शब्द दे रखे हैं, श्यामा, कलापी, पाली, बसंत दूत, ये शब्द हैं ये किसके पर्याय हैं? एक तरह से कोयल, काग, मयूर, सुख, तो ये कोयल के पर्यायवाची हैं। 1 नंबर जो विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। अंतिम 50 नंबर के सवाल में किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है? कि इनमें से कौन से जो दी हुई जो लोकोक्तियां हैं उनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ है वो सही नहीं है? हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सांप छछूंदर की गति होना, डर जाना, सावन हरे न भादो सूखा, हमेशा एक जैसा रहना, लिखे ईसा पढ़े मूसा, न पढ़ने योग्य लिखावट। तो इसमें जो सही लोकोक्ति का अर्थ नहीं है वो 2 नंबर विकल्प में नहीं है। सांप छछूंदर की गति होना इसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ना, तो 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी लोकोक्तियों के अर्थ हैं वो इनमें से शुद्ध सटीक लिखे हुए हैं। तो साथियों इस तरह से ये आपके 50 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कितने प्रश्न हैं वो सही हुए हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी जो नए आने वाले वीडियो हैं उनमें बेहतरीन प्रश्नों के जो कलेक्शन है वो करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।